हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर नंबर 2 के बारे में, यानी कि ये 11th का लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगली क्लास से हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस के जो मेंस जैसे क्वेश्चंस हैं उनमें टाइट्रेशंस बहुत नहीं पूछे जाते, तो आज टाइट्रेशन पे जोर नहीं देंगे, उतना बेसिक बता देंगे टाइट्रेशन की, और कुछ क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में करेंगे वो सारे हम लोग देख लेंगे, है ना। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन तक देख लिया था आसानी से, है ना। तो हम लोग अब आगे जो देखना है वो हमें आज देखना है इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, और हम लोग एन फैक्टर की कैलकुलेशन करेंगे, और एन फैक्टर की कैलकुलेशन के साथ साथ ही हमारे टाइट्रेशन की आधी बात भी खत्म हो जाएगी अपने आप, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम लोग अच्छे से पढ़ रहे होगे, कम दिन बचे, मेरे को पता सिलेबस थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन मैंने कहा ना 30 तारीख तक मैं कंप्लीट करूंगा, तो करूंगा 30 तारीख तक। 3 क्लास या 4 क्लास में थोड़ी लंबी लंबी ले लूंगा, सॉल्ट एनालिसिस खत्म कर दूंगा, ठीक है। नोट्स अपने टेक्सचरcam.in पे मिल ही जा रहे होंगे तुम्हें, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और एप्लीकेशन भी तुम लोगों ने डाउनलोड कर ही ली होगी, मैं ये मानता हूँ, है ना। जिसे जिसे कोर्स परचेज करना है, क्योंकि इस महीने के अंत के बाद वो शायद कूपन कोड लगना बंद हो जाएगा 100 रुपीज़ वाला, तो फिर देख लो अपने हिसाब से, अगर परचेज करनी है तो फटाफट कर लो, है ना। तो आज बात शुरू करते हैं इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट से बात शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट आराम से देखना भाई, देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से मुश्किल से हैं, इन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है सबको, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखते हैं। द इक्विवेलेंट वेट द इक्विवेलेंट वेट of an element is that weight which will combine with or displace with 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ हो जाए, और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, और 108 ग्राम्स ऑफ सिल्वर, और 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, अगर इन सबके साथ हो रहा है तो उनसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था ये तो, कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अगर फॉर्मूला क्या, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर लिख देंगे तो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? हमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ रही है क्योंकि हमें नॉर्मेलिटी निकालनी है। नॉर्मेलिटी क्या होती है भाई? नॉर्मेलिटी n इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट dissolved divided by volume of solution in liters। तो वॉल्यूम तो हमें पता होता है, हमें क्या नहीं पता होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लो भाई, इज इक्वल टू होता है गिवन वेट इन ग्राम्स, गिवन वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ रही है नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, इसलिए हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट को लिख लिया मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आई इतनी बात? तो ये फॉर्मूले सबको पता होंगे, तो हम लोग सीधे स्ट्रेट अवे बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर की। तो यहीं डाल लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर।
कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कई सारे केस करने हैं तो एक सारे कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं, वो भी कर लेते हैं जिससे तुम्हें बिल्कुल तसल्ली हो जाए कि ये टॉपिक तुम्हें अच्छे से आ गया। इसे आने का मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कम से कम एक सवाल तो पक्का लग जाएगा, है ना। फर्स्ट इज एन फैक्टर इन केस ऑफ एलिमेंट। एन फैक्टर इन केस ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, इट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। इट इज इक्वल टू द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। मैग्नीशियम की बात करें तो उसकी 2 है। एल्यूमिनियम की कितनी है, 3 है। ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। क्लोरीन की कितनी है, 1। -1 और -2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वेट कभी निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 इज एन फैक्टर इन केस ऑफ कंपाउंड्स। एन फैक्टर इन केस ऑफ कंपाउंड्स। इन केस ऑफ कंपाउंड में क्या कहेंगे, इट इज इक्वल टू द नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज ऑन दैट कंपाउंड। देखते इट इज इक्वल टू नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज। ठीक, जैसे अगर हम बात करें NaCl के लिए तो Na में एन फैक्टर इसके लिए कितना आ जाएगा, 1 है क्योंकि Na प्लस भी 1 है और Cl माइनस भी 1 है। अगर हम बात करें Na2SO4 में तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऐसे हम बात करें एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, 2 एल्यूमिनियम में टोटल कितना चार्ज हो गया, 6 हो गया। तो सिंपल सी बात है। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे MgCl2 ले लेते हैं। MgCl2 में कितना आ जाएगा, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा होगा यार, है ना। कोई परेशानी तो नहीं है, घबराओ मत, धीरे धीरे पढ़ते रहो। और मैं मान रहा हूँ कि तुमने PYQs कंप्लीट कर ली। जल्दी से एक ब्लॉक स्ट्रेटेजी भी ला रहा हूँ और तुम्हारे लिए खुशखबरी 2-3 आने वाली हैं। वेट कर लो बस थोड़ा सा, सब आएंगे, है ना, एक एक करके। लगातार यार काम कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लग रही है ना, लेकिन तुम्हारे लिए करूँगा मैं सोच लिया कि तुम्हें सेलेक्ट करा के ही मानूंगा। नंबर 3 is n factor in case of ions. n factor in case of ions. आयंस के केस में कैसे देखेंगे, इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे अगर हम लिख लें कि CO3 2 माइनस में कितना होगा, इन फैक्टर 2 होगा। PO4 3 माइनस का लिखेंगे तो 3 होगा। NH4 प्लस का लिखेंगे तो 1 होगा। Al प्लस 3 का लिखेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो जितना चार्ज है उसके बराबर लिख देंगे। SO4 2 माइनस का लिखेंगे तो कितना लिख देंगे, जल्दी कमेंट करके बताओ कितना लिखेंगे। SO4 2 माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, नंबर 4। समझ में आ रही बात, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर, यहाँ तक सब लोग साथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी ही देखना, स्लो में देखना, जिससे पूरी केमिस्ट्री में फ़ायदा मिलेगा। इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें, लिक्विड सोल्यूशन में फ़ायदा मिलेगा, इलेक्ट्रो में फ़ायदा मिलेगा, मोल कॉन्सेप्ट में मिलेगा, रिडॉक्स में मिलेगा। इनफैक्ट अगर तुम और बुद्धि लगाओगे तो फिर इनऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स। एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स। एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स की बात अगर हम करें तो क्या कहेंगे, इट इज इक्वल टू द बेसिसिटी। इट इज इक्वल टू
द बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड तुम लोगों को पता है क्या है कि HCl की जैसे क्या है 1, H2SO4 की कितनी है 2, H3PO4 की कितनी है 3, H3PO3 की कितनी होती है 2, H3PO2 की कितनी होती है 1। ये बात पता है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे लिख दी। HNO3 की कितनी होती है 1, H3BO3 की कितनी होती है 1, 3 नहीं होती है ना, गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये बेसिटी के बराबर हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाते हैं। द एन फैक्टर फॉर बेसिस एन फैक्टर इन केस ऑफ बेसिस, तो इट इज इक्वल टू द एसिडिटी, इट इज इक्वल टू द एसिडिटी, एसिडिटी के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है आसानी से। जैसे NaOH का क्या हो जाएगा, NaOH का 1 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। KOH का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो पॉपुलर बेसिस है वही लिख लेता है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि एन फैक्टर इन केस ऑफ, नंबर 6 डालो, एन फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। तो नंबर 6 लिख लेते हैं, एन फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक। अब इसमें हमें 4-5 केस करने हैं, तो सारे करते हैं। तुम लोगों ने पढ़ रखे होंगे मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बताऊंगा। लिखते हैं, व्हेन ओनली वन एटम, पहला केस कर रहे हैं, व्हेन ओनली वन एटम undergoes change in oxidation state, change in oxidation state, and goes in only one product as a result of either oxidation, लिख दूं फिर बता दूंगा क्या कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लिया कि ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो या तो वो ऑक्सीडेशन की वजह से चेंज हो रहा है या रिडक्शन की वजह से, दोनों के साथ एक साथ अभी नहीं हो रहा है। तो जैसे अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो MnO4 माइनस चेंज होकर चला गया Mn2 प्लस में, तो Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +2 है। तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितने Mn है, एक Mn है, 2 - 7 और मॉड ले लिया तो एन फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया। सिंपल। इसी तरह से अगर तुम निकालना चाहो तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि MnO4 माइनस अगर कन्वर्ट या 2 माइनस कन्वर्ट हो गया MnO2 में। जल्दी बताओ कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6, इसमें कितनी आ गई +4, तो एन फैक्टर इसमें कितना आ गया 1 Mn था, 4 - 6 यानी कि 2 आ गया। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसानी से आ जाता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सबको समझ में आ गई होगी ये बात। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला केस नंबर बी लिख लेते हैं। बी केस क्या है कि अब क्या होगा कि किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा, लेकिन एक से ज़्यादा बन जाएंगे एलिमेंट सेम, है ना, सेम ऑक्सीडेशन नंबर के एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो लिख लेते हैं, व्हेन ओनली वन एटम, when only one atom undergoes, बात समझ में आ रही मेरी, undergoes change in oxidation state but goes in two products, किस में चला गया, दो प्रोडक्ट में चला गया, having same oxidation number,
having same oxidation state as a result of either oxidation or reduction, either oxidation or ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक, तो ऐसा कैसे हुआ? जैसे मान लेते हैं डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2 माइनस है, ये एक में बन गया Cr2O3 और एक में बन गया CrCl3, है ना? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? यहाँ पे +6 और यहाँ पे +3 और +3। तो किसी एक को ही देख लो, दोनों को देखने की जरूरत नहीं है। तो किसी एक को देख लो तो 3 - 6 हुआ, यानी कितना आ गया? n फैक्टर 6 आ गया। किसी एक को ही चेक कर लेंगे, दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से कर लेंगे। ठीक, अगला केस सी नंबर डाल देते हैं हेडिंग। अब क्या करें कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होके एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट नहीं हो रहा। अभी भी क्या हो रहा है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। जैसे मान लो Mn था, वो +7 से +2 में भी चला गया और +4 में भी चला गया, सेम रिएक्शन में। तो कैसे करेंगे एन फैक्टर? ठीक, तुम लोगों ने एक केस सुन रखे, कमेंट करके बताना कि भाई बढ़िया लग रहा कि नहीं लग रहा, कंटेंट कैसा लग रहा, मजा आ रहा है ना? तो आ ही रहा होगा। तो व्हेन ओनली वन एटम undergoes change in oxidation state and goes into two products with different oxidation number, with different oxidation number as a result of either oxidation और रिडक्शन। मतलब क्या हो रहा है कि या तो ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, दोनों काम एक साथ नहीं हो रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है ना? तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। हाइड्रोजन ट्रायल से हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि कितने एटम ऐसे हैं जो किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में गए हैं। जैसे अगर मान लें कि 3Mn+7 थे, जिसमें से 2 चले गए Mn+2 में और एक चला गया Mn+4 में। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस द रिएक्शन इन सच केसेस। ठीक, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा? एन फैक्टर आ जाएगा कितने Mn, 2 Mn कहाँ से कहाँ गए? 2 से 7 प्लस 1 Mn कहाँ गया? 4 से 7। तो ये कितना आ गया? 10 और ये आ गया 3। ठीक, डिवाइडेड बाय, ऐसे नहीं पूरा ही लिख देते एक साथ, डिवाइडेड बाय टोटल कितने Mn थे? 3। तो एवरेज ऑक्सीडेशन मतलब एवरेज हम निकालेंगे तो 13/3 आ जाएगा आसानी से। ठीक, एवरेज लेंगे कि 3 Mn में टोटल चेंज कितना आया, तो टोटल इन्फेक्टर इतना आ जाएगा। ठीक, आसानी से बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, होमवर्क के लिए, कमेंट करके बताओगे तभी पता लगेगा कि पढ़ रहे हो यार कि नहीं पढ़ रहे हो ना। Mn+2 में और Mn+6 में, इसके लिए एन फैक्टर ढूंढ के रखना है। ठीक है, ठीक, अब अगला केस करते हैं। नंबर सी के बाद आ जाएगा क्या? डी। मज़ा आ रहा है करने में? बोलो भाई, मज़ा आ रहा है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है, सबको भेजो यार। मेरा तो ये मानना है कि देखो, मैं भी अगर चाहता तो शेयर नहीं करता तुमसे, है ना? तो उससे किसका भला होता? किसी का भला नहीं होता। तो सबका भला करो, अपनी भलाई अपने आप हो जाएगी, है ना? कर भला तो हो भला। डी क्या है? अब क्या हो कि एक से ज़्यादा एलिमेंट ऐसे हो किसी कंपाउंड में जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे? when two types
or more types of atoms in a salt undergo change in oxidation state as a result of either oxidation और रिडक्शन। ठीक, तो ऐसे केस में क्या होगा, मान लेते हैं ऐसे में एक क्वेश्चन ले लिया कि Cu2S का ऑक्सीडेशन हुआ तो Cu2+ बन गया और SO2 बन गया। यहाँ पे Cu+1 में था, सल्फर -2 में था, यहाँ पे ये +2 में और ये +4 में। ठीक, तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर फॉर CuS लिखेंगे, एन फैक्टर फॉर Cu2S विल बी इक्वल्स टू, कितने कॉपर थे, दो में से एक गया प्लस एक सल्फर था, सल्फर के लिए मॉड लगाएंगे। देखो भाई ध्यान रखना, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ कर दोगे तो गलत ही आंसर आएगा। 4 माइनस ऑफ -2 तो कितना आ जाएगा, 2 + 6 यानी कि 8। तो इन फैक्टर कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, कठिन है थोड़ा सा, कर लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे करेंगे, मान लेते हैं FeC2O4 ले लिया, ये कन्वर्ट होकर Fe3+ में गया और CO2 में बना। तो इसमें आयरन यहाँ पे +2 में था, कार्बन +3 में था, तो आयरन +3 में आ गया और कार्बन +4 में आ गया। तो इसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, आयरन 1 है, 3 - 2 प्लस कार्बन 2 है, 4 - 3, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, इसी तरह से निकाल लेते हैं FeCN6 4-, ये कन्वर्ट हुआ Fe3+ में। ठीक, Fe3+ में मैं मान लेता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालनी आती है ना, इतना तो मान के चलना ही पड़ेगा यार, और कुछ ऑप्शन नहीं है। CO2 और बन गया NO3-। ठीक है यार, वो फ़ोन रिंग कर जाता है कभी कभी, तो हो जाता है ऐसा। ठीक, तो Fe2+ में था, यहाँ पे Fe3+ में। कार्बन साइनाइड में जब कार्बन को देखोगे तो नाइट्रोजन -3 में और कार्बन +3 में, +2 में। ठीक, तो इसमें -2 है और ये +2 और -3 है, यहाँ पे +4 और +5 में। तो एन फैक्टर जब निकालोगे तो कैलकुलेट कर पाओगे भाई, जरा कैलकुलेट करके फटाफट आंसर करो, पॉज करके वीडियो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। करो आंसर, करो आराम से, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी आंसर करो यार। पॉज कर लिया, चलो रीओपन कर लिया होगा अब तो 1 आयरन था, 3 - 2 प्लस 6 कार्बन थे, 4 - 2 प्लस 6 नाइट्रोजन थे, 5 माइनस ऑफ -3, तो ये आ जाएगा 1 + 12 + 48 यानी कि 61। तो एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 61 तक आ सकता है। हिट एंड ट्रायल में तो बैलेंस कर ही नहीं पाओगे, है ना। अगला केस देखते हैं, ई नंबर। अगला नंबर देखते हैं ई। ई क्या कह रहा है, ई कह रहा है व्हेन 2 एटम्स in the compound, in the salt, undergo change in oxidation state one atom is being oxidized and other being reduced। अब ये पहली बार ऐसा आया कि दोनों काम हो रहे हैं, other being reduced। ये पहली बार ऐसा हुआ, तो इसमें क्या करेंगे,
तो इसमें हम क्या करेंगे, या तो ऑक्सीडेशन वाले को देख लो या रिडक्शन वाले को देख लो, हार्डली मैटर्स। क्यों? क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपस में कट ही जाने हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है या रिडक्शन ऑफ सेल है। तो यहाँ क्लोरीन कितने, -5 +5 से -1 गया और ऑक्सीजन -2 से 0 गया। तो फॉर क्लोरीन अगर चेक करेंगे तो एन फैक्टर विल बी -1 -5 यानी कि 6। और फॉर ऑक्सीजन अगर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन थे, 0 से -2, तो ये भी 6 आ गया। तो कैसे भी चेक कर लो, आंसर हमेशा सेम आना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली। अगली मतलब नेक्स्ट, अगली मतलब गंदी नहीं है ना। एफ को देखते हैं। एफ को देखते हैं कि अब क्या हो कि रिएक्शन में क्या हो रहा हो कि डिसप्रपोर्शनेशन हो जाए। क्या हो जाए? डिसप्रपोर्शनेशन हो जाए। तो लिखते हैं एन फैक्टर ऑफ अ कंपाउंड और एलिमेंट which undergoes disproportionation। अगर डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा हो तो क्या हो, तो वैसे केस में क्या करते हैं, 1/n फैक्टर फाइनल विल भी लिखते हैं 1/n ऑक्सीडेशन प्लस 1/n रिडक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रखेंगे और भूलेंगे नहीं। डेराइव भी करा सकता है, चाहोगे तो डेराइव हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि Br2 की रिएक्शन OH माइनस से कराई थी तो क्या बन गया था हम लोगों का, Br माइनस बना था और BrO3 माइनस बना था। अब रिएक्शन को बैलेंस तो करना नहीं है, तो 0 से कहाँ गया, -1 और +5। तो n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन कितना आ गया, 2 ब्रोमीन थे, 5 -0 यानी कि 10 आ गया। और n ऑफ रिडक्शन कितना आ गया, ये 2 ब्रोमीन थे, -1 -0 यानी कि 2 आ गया। ऊपर फॉर्मूले में रख दो, तो 1/n फैक्टर फाइनल इज इक्वल टू 1/ ऑक्सीडेशन कितना हो गया, 10 + 1/2। ठीक, तो 1/n फैक्टर फाइनल आ गया, 10 एलसीएम आ गया, तो ये 1 + 5 आ गया यानी कि 6/10 आ गया। तो n फैक्टर कितना आ गया, 5/3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे सीधे। इसी तरह से एक H2O2 का भी केस दे लेते हैं। H2O2 जब डिकम्पोज करता है तो क्या बनाता है, H2O + O2, है ना। H2O + O2 बनाता, तो ये -1 से कहाँ गया, -2 और 0 गया। तो n फैक्टर इसका 1/n फैक्टर फाइनल किसके बराबर आ गया, 1/ ऑक्सीडेशन यानी कि 2 + 1/ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि 2 यानी कि 1 आ गया n फैक्टर। यहाँ पे लिखते हैं n फैक्टर फाइनल कितना आ गया, 1 आ गया। अब H2O2 अगर अकेला है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि H2O2 अगर अकेला है, कोई भी और स्पीशीज उसके आसपास नहीं है, हमने केवल H2O2 को डील किया, तो H2O2 का n फैक्टर हम लेते हैं 1। लेकिन अगर H2O2 किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ बैठा है तो उसका n फैक्टर लिया जाता है 2। ठीक, तो लिख देते हैं यहाँ पे दिस n फैक्टर दिस n फैक्टर। बात समझ में आ रही है ना, हम क्या करें कि जब केवल H2O2 है तो n फैक्टर 1 है, लेकिन अगर किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ होगा तो n फैक्टर कितना लिया जाएगा, 2, क्योंकि उस टाइम पे H2O बनेगा या फिर O2 बनेगा। इज यूज्ड व्हेन नो अदर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग species is present in the solution। ठीक, लेकिन अगर कोई और ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट हुआ तो n फैक्टर कितना लेंगे, 2। लिख लेते हैं इफ H2O2 is taken with any other oxidizing or reducing agent then n factor of H2O2
n factor of H2O2 will be taken as 2। ठीक, E के बाद F आ गया, F के बाद अब लास्ट केस हम लोग कर रहे हैं जिसे कहते हैं G। इसमें क्या होगा कि अब ऐसा हो सकता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग स्पीशीज है उसमें से कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाए और कुछ ऑक्सीडाइज हो ही ना, ये भी हो सकता है। तो लिख लेते हैं व्हेन वन एटम undergoes a redox reaction and appears at more than one place, one with same oxidation number, one with same oxidation state as a reactant and other with different oxidation state। ठीक, तो ऐसे रिएक्शन में क्या करते हैं, तो हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। इन सच केसेस we have to balance the redox reaction by hit and trial method। ठीक, तो मान लेते हैं हम एक बैलेंस रिएक्शन ही लिख देते हैं कि 2KMnO4 plus 16HCl give you twice KCl plus twice MnCl2 plus 5Cl2 plus 8H2O। अब ऐसे केस में अगर हमें Mn का KMnO4 का एन फैक्टर निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा, इसके लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा 5। एन फैक्टर फॉर HCl कितना आएगा, अब एन फैक्टर ऑफ HCl अगर तुमने 1 बोल दिया क्योंकि वो एसिड है तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HCl एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा, वो अब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो देखो 16 में से कितने Mn ऐसे थे जो ऑक्सीडाइज हो गए, 16 में से 10 Mn ऐसे थे जो ऑक्सीडाइज हो गए, तो 10 लिखा डिवाइडेड बाय कितने टोटल थे 16, तो ये आ गया 5/8। तो इससे एक बात ये भी पता चली कि एन फैक्टर कैन बी लेस देन 1, कैन बी लेस देन 1। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लोगों को पता नहीं होती ये बात। कितने लोगों को ये पता थी कि एन फैक्टर कैन बी लेस देन 1, ये बताना मेरे को। ठीक है, ठीक, अब आगे बात करते हैं और बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की। ठीक, ये टॉपिक भी बचा हुआ है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, जब H2O2 को हम लोग यूज़ करते हैं तो H2O2 की एक्चुअली जब परचेज करने जाते हैं तो उसकी बॉटल्स पे वॉल्यूम स्ट्रेंथ लिखी रहती है, ना कि मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी। लेकिन हमें कैलकुलेशन करने के लिए मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी पता होती है, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ को पढ़ते हैं और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को पढ़ के उसे मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। तो लिखा क्या होता है, उस पर लिखा होता है बॉटल पे V वॉल्यूम H2O2। मतलब लिखा होता है जैसे 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा है बॉटल पे, तो इसका क्या मतलब है, इसे कैसे सिग्निफाई करेंगे हम लोग, इस बारे में बात करते हैं। कितने लोगों को बात अभी तक क्लियर समझ में आ रही है? बिल्कुल भाई, लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। तो V वॉल्यूम H2O2 मीन्स V volume H2O2 represents that from 1 ml or 1 liter of H2O2, V ml or V liter of O2 is produced at HTP। ठीक, तो अगर हम H2O2 को इस तरह से लिख लें कि H2O2
फिर ट्वाइस H2O बना और O2 बना। ठीक, तो इसके लिए रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर आ जाएगा 2, क्योंकि रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस हुई। 1 मोल ऑफ O2 का मतलब कितना हुआ, 22.4 लीटर्स ऑफ O2 एट एच टी पी पे हम 22.4 ही ले रहे हैं, 22.7 लेंगे तो कैलकुलेशन बदल जाएगी। ठीक है, कितने से ग्राम मिला ये, 68 ग्राम से मिला। 68 ग्राम से कितना मिला, 22.4 लीटर। तो हम इसे रिवर्स लिख लें कि 22.4 लीटर्स ऑफ O2 is obtained from 68 grams of H2O2. तो V liter of O2 is obtained from 68 divided by 22.4 into V grams of H2O2। अब हमें क्या निकालनी, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो वेट कितना है, 68 अपॉन 22.4 इंटू वी अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, 17, 34/2। ऐसा लिख दें, 34/2 लिख दें, 34/2 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना आ गया, 1 लीटर। ठीक, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी आ गई 34, 2 जा हो गया, ये हो जाएगा 4V डिवाइडेड बाय 22.4। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ गई, 4 से कैंसिल कर दो तो 5.6 आ गया, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई। अगर हम मोलैरिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू 11.2। ठीक, तो ये छोटे छोटे सी बात थी, ये बिल्कुल ख़त्म हो गई कहानी। अब इसके बाद बात करते हैं टाइट्रेशंस की। टाइट्रेशंस में देखो कुछ नहीं करना तुम्हें, सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशंस की बात करनी है। एसिड बेस टाइट्रेशन तो मैं सिखा ही चुका हूँ। रेडॉक्स टाइट्रेशंस में क्या करना होता है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडेंट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ रिडक्टेंट। यही करना है और इससे सारे सवाल लग जाएंगे आसानी से। तुम्हें सारे तरीके आते हैं बैलेंसिंग के, रिडॉक्स रिएक्शन की, तो सारे सवाल इससे लग जाएंगे। तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। आज का वीडियो देख लो और इसमें कमेंट करके बताना कि क्या सर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं टाइट्रेशंस के। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की एक क्लास लगा दूंगा, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, 10-12 क्वेश्चन लगा देंगे तो तुम्हारी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरे कम से कम 20-25 कमेंट चाहिए कि हाँ सर रेडॉक्स टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस कर लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं तब तक हम लोग। तो अगली क्लास हम लोग करेंगे सॉल्ट एनालिसिस। इसकी कमेंट में अगर आ जाएंगे तो बीच में सॉल्ट एनालिसिस के एक बार रेडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। चलो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना बहुत सारा। ठीक, चलो बाय। और ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, है ना। ठीक है, चलो यार, ठीक है।